देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच, और मैं उमर सलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से हम बात करें, और जो इसमें स्टेटमेंट हमारे सामने आया है जिसमें फ़ौजी क़यादत अवामी हिमायत के साथ आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरज़्म है। ये हाईलाइट है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो हम तक पहुँची है। दूसरी बड़ी हाईलाइट दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जो बात की गई है कि उस पर हुकूमत को और फ़ौजी क़यादत को साथ चलना है, वो भी एक बड़ी हाईलाइट है। लेकिन ख़ास तौर पर यह बात कहना कि आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरज़्म है। इस वक्त आइन एक ऐसा मौजू है जो ज़ेर बहस है और उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ़ जगहों से हो रही है, उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और ख़ास तौर पर जो आइन पाबंद करता है 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से, वो एक इंतहाई अहम बात है। फिर इस पर कल की सुप्रीम कोर्ट की समाअत हमारे सामने है, फिर इस समाअत का सिलसिला आगे भी चलना है और एक सवाल और इब्हाम अब भी है कि इलेक्शंस जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी उस पर भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यकीनन इस सारे मामले पर क्लैरिटी नहीं है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो फ़ौज को लेकर सामने आ रही थी, आई थिंक ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इस एलामिये के बाद जब ये बात सामने आई तो चीज़ें वाज़े हो गई कि फ़ौजी क़यादत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए तैयार है। जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ यकीनन उनकी बात की गई है। इस स्टेटमेंट को ओपन रखा गया। मैं चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन आज अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट से भी आज के प्रोग्राम में ली जाए, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत अहम चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो इंटरव्यू है और उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब मुसलसल बयानात दे रहे हैं और उनका कहना है कि जमहूरियत इस वक्त एक धागे से जुड़ी है और धागा सुप्रीम कोर्ट है। यकीनन इस वक्त जो मरकज़ निगाह है सबके लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। उस पर एतराज़ात भी उठ रहे हैं, उंगलियाँ भी उठ रही हैं और उसकी हिमायत में भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यकीनन सुप्रीम कोर्ट और उसके तमाम तर फैसलों और मामलात को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक अनसर्टनिटी, एक गैर यकीनी की कैफियत है जो बरकरार है और वो मामला थमने का, संभलने का नाम नहीं ले रहे। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस सारे मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, अगेन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और नवीद हयात मलिक साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए किस तरह से देखते हैं? एक तो जब ये स्टेटमेंट सामने आया आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, तो एक तरफ हमारा ज़हन जाता है इस मामले को ओपन रखा गया है, जो हमारे दाखिली और ख़ारजा मामलात हैं उनकी बात की गई है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात की गई है। कल कौमी सलामती का भी इजलास, फिर पार्लियामेंट का हंगामी इजलास, ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं, क्या देखते हैं? देखिए जी, इशारा किसी की तरफ भी नहीं, सब इदारों की लड़ाई खुल्लम खुल्ला जारी है। कोई किसी की बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट हो चुका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक तफरीक मौजूद है और वो 8 रुकनी बेंच बनाने के बाद चीफ जस्टिस साहब जिसमें खुद शामिल हुए 7 जजों को एक साइड पे करने से ये तासुर हो गया कि 8 एक तरफ हैं और 7 एक तरफ हैं। और जिस तरह पार्लियामेंट ने पहले बिल पास किया, जो अभी कानून बनना था, उसको 8 रुकनी बेंच ने ज़ीरो कर दिया, स्टे कर दिया उसे, और फिर उसके बाद अब वो पार्लियामेंट अपना नया कानून बनाने जा रही है कि जी ठीक है, फिर हमें रिव्यू का इख्तियार पार्लियामेंट को। अब आप ये देखें कि सिचुएशन है कहाँ के, बात शुरू हुई है इलेक्शन की। इलेक्शन के ऊपर जो बेंच बना वो 2 जजेस के नोट पे बना कि 184(3) के तहत आप इसको टेकअप कीजिए, और वो था केस एक CCPO लाहौर की अपॉइंटमेंट का, जो नहीं हो सकी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस हद तक जाना था उन 2 जजों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी हुई और उनकी एक मुबैना ऑडियो भी आई, जिसका ना तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिक की बात की है, ना किसी ने इन्वेस्टिगेट कराया। लेकिन उससे एक बदमज़गी बढ़ी, जिसके नतीजे में जब वो 9 रुकनी बेंच बना तो उससे वो 2 जजेस साइड पे भी हुए, जो वैसे तो आर्टिकल 10A की वजह से हुए कि उन्होंने अपनी राय का इजहार नोट देने से, जो चीफ जस्टिस को लिख के भेजा था उससे उन्होंने राय दे दी थी, तो बैठना नहीं बनता था। बाकी हम सारी बहस सुनते आ रहे हैं। मसला अब ये बन गया है कि मानेगा कौन किसकी। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात हैं कि वो किसी भी इदारे को कह सकती है, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा केस रिव्यू में भी 10 बेंच में से 6-4 का फैसला मौजूद है कि हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन में चलना है। गवर्नमेंट अब किसका सहारा लेगी? और फिर IMF को, जो इमरान खान साहब स्टेट बैंक हवाले करके कि उनके ऊपर पाकिस्तानी अदालतों के असरात भी नहीं होंगे, वो के फैसले में लिखा हुआ है कि गवर्नर्स जो स्टेट बैंक का मकाम कह लें या जो उनकी तरफ से आए थे, उन्होंने और सबने कहा कि आप हुक्म करें, हम पैसे दे दें। अब पैसे तो आने हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को,
और जब पैसे आने हैं तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री मालियाती बिल की वजह से रुकेगी, क्योंकि फाइनेंस बिल को तो अप्रूव नहीं किया। अब आप पैसे डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, बहरहाल क्योंकि इख्तियारात की इस जंग में किसी ने बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया, ना कोई बीच में आ रहा है, और सब घमसान की जंग इस वक्त जारी है, जिससे अवाम, जिसको पहले भी कोई नहीं पूछता था, और मजीद पिस गई। अवाम मजीद पिस रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपकी क्या राय होगी? वाकई आप भी समझते हैं, इस बात से इत्तफाक करते हैं कि सब अपनी अपनी चीज़ें मामलात देख रहे हैं, कोई मामलात को सेटल डाउन करने की तरफ नहीं जा रहा है, और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है, कल कौमी सलामती, उसके बाद फिर पार्लियामेंट का हंगामी इजलास, फिर उसके बाद ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये क्या थोड़ा सा हमें इत्मीनान नहीं देते हैं कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ शायद चले जाएँ या ठीक हों, या ऐसे ही आपको लगता है कि ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी जगह तक महदूद हैं और कोई इन ब्रॉडर पिक्चर चीज़ों को ठीक करने की तरफ या बेहतर करने की तरफ नहीं जा रहा? देखिए, तो ये मैं नहीं समझ सका कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अपनी जगह आकर पार्लियामेंट में आर्मी चीफ को और इनको बुलाने की इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई। और खुद उस इदारे को ये सोचना था कि इस वक्त एक डिवाइडेड अपोजिशन हाउस है, यानी जहाँ कंप्लीटली तौर पर कोई अपोजिशन का वजूद नहीं है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेनेट को इसमें नहीं बुलाया गया, जो आमतौर पर ज्वाइंट पार्लियामेंट में बुलाया जाता है। हालांकि सेनेट का कितना अहम रोल है, अगर आपको याद हो कि जब मियां नवाज शरीफ 15वीं तरमीम के लिए अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें सेनेट में अक्सरियत हासिल नहीं थी, इसलिए वो बिल पास नहीं हुआ। और अभी भी यही बात है कि बिल को सेनेट में कहता था। एक तो रजा रब्बानी साहब ने इस पर अपना रेजल्टमेंट भी शो किया है कि जी आखिर इस सेशन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। और मेरा सवाल ये रहता है कि इस वक्त इस सेशन की जरूरत क्या थी? खुदा न करे कोई ऐसी बहुत बड़ा कोई हंगामी सूरत हाल तो नहीं थी, सिर्फ ये लग रहा था और मैं ये तासुर जा रहा था कि इस वक्त शरीफ हुकूमत और उनके साथी ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पिंडी आप पारा उनके साथ खड़ा है। और मेरा ख्याल है कि और मुझे कोई और यानी अपना हाउस इस वक्त सबसे ज्यादा हर एक को दुरुस्त करने की जरूरत है, और खुद उसमें सबसे ज्यादा आर्मी की। आप पिछले एक साल में तवातुर से कभी पिंडी आप पारा के बारे में गुफ्तगू नहीं हुई, कभी इस तरह जनरलों के जैसे बाजवा साहब के और साबिक DIG के दोनों तरफ से गुफ्तगू नहीं हो। तो इस पर पहले ये कहा गया था कि जब हमने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है जब नए चीफ आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अगर क्लोज चुका वो नहीं होता तो कम से कम जो सबसे बड़ी ये एक रियलिटी है, ये तो उनके मुखालिफ भी मानते हैं कि भले आसिफ जरदारी साहब कहें कि वो बच्चों को तनख्वाह देने कर पैसे अपने साथ मिलाया हुआ है, यानी आवाम की तस्दीक की गई है जरदारी साहब ने अपने इस इंटरव्यू में। और शायद वो वहाँ जो एंकर साहब भी थे, क्योंकि वो ऐसे फ्रेंडली इंटरव्यू था, वो भी ये नहीं कहने लगे कि जनाब पंजाब जैसे सूबे में तो आपका कोई MNA नहीं है, KP में आप नहीं है, बलूचिस्तान में आप नहीं है, सिंध में आप है, वो भी हमें पता है किस तरीके से, कराची आपके साथ नहीं है। तो खैर वो जो उन्होंने जो बयान जो वाइस फरमाया आसिफ जरदारी साहब ने कि तो मेरा कहना मतलब ये है कि ये जो सेशन हुआ है कौमी सलामती के नाम पर, इसमें आप मुकम्मल अपोजिशन को ना बुलाएं, सेनेट को ना बुलाएं। इस तरीके से ये तासुर गया और इस तासुर को जाय करना चाहिए। ऐसे ही जैसे काजी फायरीजा साहब इतने मासूम और सादा तो नहीं है कि उन्हें क्या नहीं था कि उनके ब्रदर जज वहां नहीं जा रहे, वो अकेले बैठे 2 घंटे तक तकारीर सुनते रहे। उसके बाद फरमाते हैं कि जनाब मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो गया। यानी ये कन्वेंशन क्या था? मैं बरेलवी साहब एक चीज जानना चाहूंगा, बरेलवी साहब आइन की गोल्डन जुबली जो मनाई जा रही है उसमें मैं बाद में बात करूंगा। राइट, बरेलवी साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो देखिए कल ही के दिन में एक थोड़ी सी जो कि खबर उतनी हाईलाइट नहीं हुई, बट इट वाज पॉजिटिव कि हमें एक खबर ये मिली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने एक कमेटी बनाई है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करेगी, डायलॉग की तरफ उनको लेके जाएगी। और फिर रात में हमने देखा कि जरदारी साहब का ये इंटरव्यू आ गया। तो क्या क्लैरिटी नहीं है या ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है? क्लैरिटी नहीं है। जरदारी साहब दरअसल अभी तक वो 2005 और 8 के दौर में रह रहे हैं, जब ये शरीफों के साथ इस तरह का गेम खेलते रहते थे। और उस वक्त 2 फरीक से बारियां अपनी लगा रहे थे, एक बार आप चले जाए, एक दूसरे करें। और सॉरी टू मुझे तो अब वो जो है ना, मुझे तो शर्म दामनगीर होती है खुदा करते। आमिर राना साहब मौजूद हैं, अगर खुदा न करे हम लोगों में कोई तलखी और गालम गलौज कभी हो जाए तो शायद हम एक दूसरे को शर्म के मारे शक्ल नहीं दिखाएं। या उस शहबाज शरीफ साहब के वो घुट्टे लगातों पे हाथ लगाते हैं जिन्होंने कहा था कि मैं जरदारी तुम्हारा पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा और लाहौर की सड़कों पर फेंकूंगा, और ये टुपियां डालते हैं। तो मुझे याद आता है कि फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, ये कह रहे थे अभी कि आवाम तो है ही नहीं,
वो काउंट ही नहीं करते। वो ना मीडिया को काउंट करते हैं ना आवाम को काउंट करते हैं। वो समझते हैं कि ये इनकी बादशाहत है, ये दो घरानों की, ये इनको समझते हैं जैसे मुगल बादशाह होते थे, ये हमारा हक है और रूल करना। बरेलवी साहब आपके इसमें इमरान आप खान आ बसद गया, एहतराम बाहर आउटसाइडर आ गया है, बाहर आउटसाइडर आ गया, उसके बाद साइडेबल मीडिया भी है, सिविल सोसाइटी भी है, वकुला भी हैं, तो ये इनको भटक रहा है कि ये कहां से आ गया। यानी आप वो लोग जिनको 1.5 करोड़ वोट मिलते हैं उनको कहते हैं कि तनख्वाहदार बच्चे हैं, और जरदारी साहब की पार्टी में तमाम फरिश्ते हैं और सब कारकुन हैं आम। बरेलवी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, और ये यकीन जानिए इन दो ख़ानदानों के हवाले से जो आपने बात कही और इतना आपका माशाल्लाह वसी तजर्बा है, फिर इसीलिए तो तीसरी कुव्वत उभरी थी जिस पर सबको एतमाद था। फिर उस तीसरी कुव्वत ने भी यही काम किया कि जिसको चपड़ासी कहा था उसको अपना वज़ीर दाखिला बनाया, वज़ीर रेलवे बनाया, जिसको डाकू कहा था उसको तो पार्टी में ही ज़म करवा दिया ना पूरे के पूरे तरीके से। तो फिर फ़र्क तो इस वक्त पूरी की पूरी हमारे पास जो पॉलिटिकल एलीट है इसमें कोई नहीं रह गया ना, सभी एक ही तराजू में तोले जा सकते हैं। नहीं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये इमरान खान साहब की बार बार की, मैं जब ये जिक्र कर रहा था तो एक खास पस मंजर में जिक्र कर रहा था। इमरान खान साहब ने, मैं अभी 1.5 साल पहले उन्होंने जिस बैसाखियों के सहारे हुकूमत बनाई गई थी, ये बनवाई गई थी, क्यों लिया उन्होंने इख्तियार? बाद में उन्हें भी पछतावा हुआ जिस तरह उस बेनजीर को हुआ था। भाई जब आपके पूरे नहीं थे, आपने हमारे भाइयों को ले लिया जो हर जगह लुढ़कते हुए चले जाते हैं, आपने बाप को लिया, आपने एक बुकी को लिया, इन्होंने भी गिनती इस तरह इमरान खान ने पूरी की ना, और आज उसको भुगत रहे हैं। अब वो कहते तौबा तौबा करते हैं कि नहीं जी मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। आपने दुरुस्त करा के इमरान खान जो है ने जो गलतियां की और जो करा तो कर। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटी है, मैं नहीं कह रहा। आप आम वो है जबानदार है, डिस्पाइट ऑल हिज पर्सनल वीकनेस, भले उनकी बीवी का जिक्र करें, तोशा खाने का जिक्र करें, कुछ भी करें, एक आवाम का माइंड सेट तय हो गया है कि वो इन दो रिवायती पार्टियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब तक जितने भी 36 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान का वो कोई, ये जो हम आप सवाल कर रहे हैं ये जो हमें करने चाहिए इंटेलेक्चुअली और मेडिकली, लेकिन आप देखें कि इसीलिए तो इस वक्त मसला क्या है, ये सब तमाम दोनों पार्टियां और तमाम पीटीएम असल में खौफजदा इलेक्शन से, उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में केपी में पंजाब में नजर आ रहा है। अगर ये जो कहते हैं एक ही दिन इलेक्शन हो ताकि अपनी प्लानिंग कर सके, इस वक्त ये ज़िमनी इलेक्शन को जो 90 दिन में नहीं करा रहे, इन्हें सामने नजर आ रहा है कि इवन 2/3 मेजोरिटी पंजाब में आएगी। जब पंजाब और राइट बरेलवी साहब, गवर्नमेंट जाएंगी तो फिर क्या होगा? आपका पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक की जाने मुझे पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद मेरे लिहाज राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो अभी मुजाहिद बरेलवी साहब भी बात कर रहे थे, सवाल बनता यह है कि आया ये इलेक्शन से फ़रार है। वो तो कहते हैं जी इलेक्शन से कोई फ़रार नहीं है, हमें सिर्फ टाइमिंग पर एतराज़ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कल यही बात की है कि हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज़ है, मुल्क भर के इलेक्शन एक साथ हो जाएँ। आप समझते हैं कि ये दलील जो इस वक्त जो मुश्तरका हुकूमत है उसकी ये दलील में वज़न है, और ये वाकई ये चाहते हैं कि वक्त पर एक साथ इलेक्शन हो जाएँ, इनको इलेक्शन से कोई फ़रार नहीं है? ये जिस तरह एक आम तासुर ये है, ये जो बयानियाँ पीटीआई बिल्टअप कर रही है, ये वाकई इलेक्शन से भागना चाहते हैं क्योंकि इनको नताइज नज़र आ रहे हैं कि वो पंजाब या केपी में क्या नज़र आएंगे? देखें, 2-3 चीज़ें कि बिल्कुल इमरान खान का बयानिया मकबूल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी जब ये कहते हैं कि हम रियासत बचा रहे थे तो उसमें इनकी पार्टियों की खासतौर पर PMLN को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इलेक्शन जब होगा, माहौल उस वक्त तय करेगा कि वो किधर जा रहा है। आज आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इमरान आगे हैं, पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन जो बरेलवी साहब से बसद एहतराम वो जो कह रहे थे कि इमरान खान ने अब तय कर लिया किसी को मैं वो साथ नहीं चलाऊंगा, आपने जो 2 मिसालें परवेज लाई और शेख रशीद वाली थी, उससे हट के भी 2018 में भी कहते थे मैं किसी को इत्तेहादी नहीं बनाऊंगा। न सिर्फ इत्तेहादी बनाया, उनको सर पे भी चढ़ाया, और फिर उनको अपनी उस फौज जो मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे थे कि वो आज इनके साथ खड़ी है, उस फौज ने उस वक्त की हुकूमत के लिए वो सब कुछ किया जो कभी फौज ने नहीं किया था। मतलब उस फौज ने तो वो भी किया कि PMLN के तमाम कैंडिडेट्स जितने मजबूत टिकट होल्डर्स थे उनको भगाया। इसके बावजूद नताइज उनके नहीं आए तो पंजाब में लोगों को डरा के फिर हुकूमत आज़ाद लोगों के साथ बनवाई।
वो किसी और ने तो नहीं बनवाई थी, वो उस वक्त की रजीम जो चला रहे थे जनरल बाजवा थे और उनकी टीम थी। ये कोई अब वो दोनों एक दूसरे की पैगाम रसानी मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के जरिए सवालात और जवाबात के नतीजे में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा कर रहे हैं कि जिन्होंने ये सहूलतकारी की थी। गलत उस वक्त भी था। अगर आज आप ये कहेंगे कि जी इनकी सहूलतकारी हो रही है तो वो भी ठीक नहीं। देखिए, इसको ठीक तब होना है जब सियासतदान से बात करें। इमरान खान के लिए नादिर मौका आज भी है, जो आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ ने स्टार्ट में भी कही, कि बैठ के बात करके और एक तय कर लें कि हमें कब इलेक्शन कराने हैं। लेकिन वो चूंकि अपनी उस जोन में है कि उनके साथ अदलिया ने ज़ाहिर है कि बहुत प्यार किया है, मोहब्बत किया है, कि वो वाहिद लीडर हैं जिनकी इतनी इतनी ज़मानतें बगैर जाए भी हो रही हैं और इकट्ठी हो भी जाती हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं शामिल होते, तब भी उनकी ज़मानतें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, ये अदलिया का इख्तियार है, वो यूज़ कर रही है। लेकिन उससे फिर ज़िद भी बन गई ना दूसरी तरफ हुकूमत की कि जी अगर इतना प्यार इजाफी फिर इनको मिल रहा है तो ठीक है, फिर जो हमारे पास कानूनी और आइनी हरबे हैं हम इस्तेमाल करेंगे। यानी वो तंग आमद जंग आमद। फिर कल उन्होंने पार्लियामेंट से यानी कौमी असम्बली से तो एक एक्ट पास हो गया ना, बिल पास हो गया जो अब सेनेट में भी जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे रिव्यू होगा और वो बेशक सुप्रीम कोर्ट उड़ा दे। लेकिन लड़ाई बन गई। यहाँ पे तमाशा पूरी दुनिया में पाकिस्तान बन रहा है। और जो बात हो रही थी कि जी पहले सेनेट की ओर बोलते थे, ऐसे नहीं था। जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं तो सिलेक्ट कमेटियाँ बनती हैं कि सेनेट से इतने लोग आएंगे, कौमी से असम्बली से इतने आएंगे, तो तमाम पार्लिमानी लीडर्स बुला लिए जाते थे। कल कौमी असम्बली पूरी बतौर कमेटी मौजूद थी, स्पेशल सेशन करके। उसमें पीटीआई के जो भी अरकान, मोहसिन लगारी समेत सारे मौजूद थे, मोहसिन दावड़ थे, अली वजीर थे, इन सब ने अपनी अपनी बातें की हैं, चेक किया है और आर्मी चीफ ने सबकी बातें सुनी हैं। कोई ये नहीं हुआ कि जी इसको बोलने नहीं देना, इसको माइक नहीं देना, नहीं, सबकी सुनी है, सुनी भी जानी चाहिए। और जवाब वाजे, लाउड, क्लियर था। पार्लियामेंट में बैठ के वो बता रहे थे कि पाकिस्तान का आइन है जो सबको जोड़े हुए है और पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। जो हम से पहले लोग यानी फौज में मौजूद थे जो कहते थे कि सारा इख्तियार और ताकत तो फौज की है। अगर आपकी फौज वापस लौटना चाहती है, वो रास्ते में रुकावटें आपकी दूर करना चाहती है कि आप अपने फैसले करें, हमें सिर्फ वहाँ यूज़ करें जहाँ ज़रूरत है। जो पाकिस्तान की सलामती के इशूज़ हैं वो आके बार बार आपसे कह रहे हैं, तो क्यों गेट नंबर 4 की तरफ सारे भागना चाहते हैं? क्या इमरान खान साहब ने कहीं पे भी कोई ऐसी हुई है कि जी मैं सियासतदान चाहे वो जो मर्जी कहें, अगर वो परवेज़ इलाही, शेख रशीद सबसे मिल सकते हैं तो हुकूमत वक्त के साथ भी उन्हें बात करनी पड़ेगी, तभी उन्हें इलेक्शन मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपना कंधा नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये तासुर ही बहुत बुरा है और वो अब इतना गहरा हो गया 8-7 के, जो मैंने पहले भी कहा, उस पोजीशन से। हालांकि चीफ जस्टिस चाहते तो 5-7 का बेंच भी बन सकता था कि वो खुद ना बैठते, 5 दूसरे जज ले देते, 12 जज हो जाते। राइट। ये राना साहब जो ये आपका इख्तियार रेगुलेट हो रहा है, आप उसके अंदर पार्टी हैं, साथ आपने एक साइड से वो बिठाए जो लोग कह रहे थे, आपने उस बात को तस्लीम किया कि ये 7 वो हैं जो मेरे साथ हैं और 8वां मैं, तो चूंकि मेरा इख्तियार रेगुलेट हो रहा है। हालांकि आर्टिकल बड़े क्लियर हैं कि जिसके आइन के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिलती है, उसके रूल जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 में बनाए थे, किसी और ने नहीं बनाए थे। अब अगर एक्ट उस आइन के तहत बनता है तो रूल्स उसके ऊपर सुपरमेसी हैं, उसका वाजे तौर पे क्लैरिटी है। जो बार एसोसिएशन भी कह रही हैं, वकला की सारी बॉडियां भी कहती रही, किसी को आज इतराज हो गया कि टाइमिंग ठीक नहीं। आखिर कभी तो कोई टाइमिंग ठीक होगी ना, कब तक हम इस तरह चलाते रहेंगे? अब ये जब तक बैठेंगे, मुझे तो इलेक्शन फिलहाल फिर दोबारा नजर नहीं। मैं ज़रा नवीद हयात मलिक साहब की जानिब बढ़ूँगा। काफ़ी देर से हमारे साथ में बात नहीं उनसे हो पाई। मलिक साहब, कैसे देखते हैं आप, जो इस वक्त राना साहब ने भी सारी बात की, एक आम ओपिनियन भी आ रहा है, तमाम तर मामलात इसी पे गिर्द घूम रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, और इलेक्शन हो जाएं तो शायद चीज़ें इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें, लेकिन वो सारा का सारा मामला हमें होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। क्या राय होगी आपकी, कैसे देखते हैं इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के किरदार को? कल की समात देख लें, फिर आगे समात चलनी है, ये मामला किस सिमत में जाएगा? देखिए भाई, इस वक्त जितनी भी जो सिचुएशन जा रही है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये इलेक्शन कराने में तो जाहिर बात है वो हर किसी की यही राय है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब 2 राय हैं कि इलेक्शन पहले सूबाई असम्बलियों के हो या पहले जनरल इलेक्शन हो या सारे इकट्ठे हों। तो ज़्यादातर राय यही है कि इकट्ठे अगर इलेक्शन हो जाएं तो मुल्क में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और बजाय ये कि फिर अभी पहले सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएं और बाद में फिर जनरल इलेक्शन हो, तो फिर बहुत सारी आईनी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि फिर उसमें वो निगरान हुकूमत होगी या नहीं होगी। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है,
हमारी तमाम ऑलमोस्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का हमारा काफ़ी कंसर्न था जो पीछे सिचुएशन चल रही थी कि इसमें जो तासर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है या सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, ये तासर या ये नहीं होना चाहिए। तो हम बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल उस वक्त ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग पेश भी हुई सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट भी की कि आप इस तासर को ज़ाहिर करने के लिए आप इसमें फुल कोर्ट तश्कील दे दें ताकि किसी को कोई एतराज़ करने का मौका ना मिले। तो उसमें उस वक्त तो वो जो है रिक्वेस्ट उनकी कबूल नहीं की गई, मगर सब्सिक्वेंटली फिर ये हुआ कि ये जो एक कानून पास हुआ आर्टिकल 184(3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो पावर्स देता है चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें ये अमेंडमेंट की गई कि ये जो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बजाय ये सीनियर तरीन 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो इस्तेमाल करेगा और सब्सिक्वेंटली इसमें बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इन केस की हियरिंग करेगा। और पहले उसमें चूंकि राइट ऑफ अपील नहीं था, अब राइट ऑफ अपील दिया गया। ये बात दुरुस्त है सर की कि ये बड़े अरसे से बार एसोसिएशन का ये मुतालबा रहा था, बल्कि 2019 में जब पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ लाहौर में तो वहाँ पे भी ये मुतालबा किया गया। उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसर साहब जो थे उन्होंने प्रिंसिपली इससे इत्तफाक भी किया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली पता नहीं इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। चल इन हालात में ही सही मौजूदा जो हुकूमत है उसने कम अज़ कम ये कानून तो बनाया, ये कानून साजी तो की, लेकिन अभी वो एक्ट बना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर 8 रुकनी बेंच बना के जिनमें सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया और उस पर ना सिर्फ ये है कि उस पर नोटिस जारी कर दिए बल्कि उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास कर दिया। जबकि नॉर्मली ये होता है कि जहाँ पे किसी कानून की वायरिस को चैलेंज किया जाता है वहाँ पे ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है ये एलियंस होते हैं, नॉर्मली वो जारी नहीं किए जाते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है इस वक्त मुल्क की। सुप्रीम कोर्ट में तासर आ रहा है तकसीम का, इसी तरह अदलिया में, इसी तरह वकला में, इसी तरह सहाफ़ियों में, और बजाय ये कि किसी बेहतरी की तरफ चले जाए हालात, ये हालात दिन ब दिन जो है वो ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं। तो कल जो डेवलपमेंट थी आर्मी चीफ साहब जो तशरीफ लाए इन कैमरा ब्रीफिंग में, वहाँ पे जो बातें हुई हम भी उन बातों से कम से कम एक बात से इत्तफाक करेंगे कि आप इस नए पुराने पाकिस्तान का किस्सा छोड़ के हमारे पाकिस्तान की बात करें और कोशिश करें कि सारे मिलकर कोई ऐसा फैसला करें कि ये बेहतरी की तरफ गामजन हो, बजाय ये कि दिन ब दिन फिर हम माजी के हालात से सबक सीखने के बजाय फिर इनको फिर उसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ से आपने ये सफ़र शुरू किया था। जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया था हम फिर इस सारे मामले को वहीं पर लेकर जा रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कोई उम्मीद की किरण आपको नज़र आती है कि कोई वे फॉरवर्ड, कोई गुंजाइश निकल आएगी? आप भी या मामलात बंद गली में जा चुके हैं हर लिहाज से ही, जो हम पहले भी बात कर रहे थे मुख्तलिफ इदारों, उनकी हदूद व क़यूद, उनके किरदार के को लेकर, आपको लगता है कि ये चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं या सारे हाथ बांध के बैठे हुए हैं और मामलात बंद गली में? एक तो ये कि तो वक्त नहीं है, मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इल्म है कि बदकिस्मती से जो कौम बोलती है, जो हुक्मरां बोलते हैं, उन्हें काटना पड़ता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद जब 2/3 मेजोरिटी थी तो आपको इल्म है, ये हमारे नवीद मलिक साहब मौजूद हैं, 4वीं 5वीं तरमीम का उन्होंने जिस 16 अराकीन असम्बली को उठा के बाहर फेंक दिया था, काबिल एहतराम मुफ्ती महमूद और वली खां को, और उस तरमीम में क्या था, अदालत से ये तक राइट ले लिया था कि वो जमानत नहीं कर सकते। 15 दिन की जगह 3 महीने जमानत करा था। फिर ये आइन बचा सका जो उनको फांसी थे, और क्या रोक सका ज़ियाउल-हक को 11 साल तक रहने को? बल्कि बदकिस्मती से नवीद साहब, आप हम सबके काबिल एहतराम जस्टिस दुराब पटेल साहब ने नजरिए जरूरत के तहत ज़ियाउल-हक की हुकूमत को जायज करार दिया ये नुसरत भुट्टो केस में, ऐसे ही जैसे मुशर्रफ की हुकूमत को 3 माह की जगह 3 साल दिए। आपके टाइम की जो गोल्डन जुबली मना रहे, इसने क्या दिया? इसने सॉरी से गुलाम इसाक खान को 8वीं तरमीम दी, इसने 4 बार जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ा। इसने मियाँ साहब को जरिए वो जो झगड़ा हुआ जिसपे जस्टिस सज्जाद अली क्या कहा, आज इनके पास क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं है, वरना आपको याद नहीं है कि ये 13वीं और 14वीं तरमीम किस तरह कराई और 15वीं तरमीम कराने के लिए अमीरुल मोमिनीन बन रहे थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट का हमला साहब भूल गए। ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बाकायदा बसों में भर के लोगों को लाए थे, वो क्लिप मौजूद है जिसमें कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब के तुझी काम कर दिया, अब नान और कीमा खा के जाओ। ये इन्होंने किया या नहीं किया? अब हम तारीख की बात करते रहे, इमरान खान के बाद 2/3 मेजोरिटी, वो भी यही करता। आज बदकिस्मती है कि क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं है आइन में तरामीम की,
तो ये इन्हें मुसीबतें पड़ गई हैं, वरना तो ये वही करते जो इन्होंने 90 की दहाई में किया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ जनाब नवीद मलिक साहब? बरेलवी आप साहब, सही मुझे कह ये रहे हैं। बताइएगा कि इसमें मोर्द किसी का इल्ज़ाम भी- हम आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को ठहराएं या आइन को ठहराएं? नहीं, मैं तो आइन के लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी अगर शरीफों के पास थी तो रुतलेसली उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। मैं आपको कह रहा हूँ, और मैंने कहा कि ये आइन नहीं रोक सका फौजी तालामाओं को, बल्कि दोरा पटेल साहब हमारे काबिल एहतराम, वो नजरिए तहत वक्त देते हैं। चौधरी इफ्तिखार चौधरी उसमें शामिल होता है जो मुशर्रफ को टाइम देता है। ये किसने किया भाई? आइन के पिलर्स ने, जो आप कहते हैं मुकन्ना अदलिया जो ये होती है, इनका रिकॉर्ड क्या है, तारीख क्या है? इसकी गोल्डन जुबली मना रहे, कोई मिसाल ही है? अच्छा सर, जहां पर आपकी बात बिल्कुल बजा है, मेरी आवाज आ रही है या? जी 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 राना साहब, असल में क्रॉस टॉक नहीं हो पाएगी, बारी बारी अगर आप बात करें, आप यू कैन पुट योर पॉइंट। मैं नवीद मलिक साहब ने भी अपना पॉइंट रखना है, बरेलवी साहब ने, आप दोनों के लिए सवालात उठाएं। मैं चाह रहा हूँ, बरेलवी साहब ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की, मुझे बताएंगे कि 13वीं तरमीम में क्या खराबी थी और उसके अंदर वो कैसे हुई थी? इनको याद है? वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिलकर की थी। अगर आपको याद हो, जनाब आपने सिविल मिलिट्री आपने जरा जवाब दे लेते, क्योंकि आप जज्बात में बहुत तेजी से जा रहे हैं। अच्छा सर, मैं गुजारिश सिर्फ ये करूं, मेरे इंतहाई अगर- काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ अगर- मैं माना, ये सिर्फ अगर क्रॉस टॉक नहीं हो आप पाएगी। याद करें, राना साहब, रेज योर उस वक्त क्वेश्चन, देन बरेलवी साहब विल रिस्पॉन्ड। आप अपना सवाल उठाएं। फारूक सदर थे और बेनज़ीर भुट्टो उनके हाथों असेंबली बरतरफी के बाद जख्म और बेनज़ीर भुट्टो दोनों, इन दोनों ने मीटिंग की और वो 13वीं तरमीम का मुसवदा दोनों ने तैयार किया और पास होने से पहले फारूक लगारी मरहूम उस वक्त डेरा गाजी खान थे, नवाज शरीफ वहीं गए छोटी ज़ेरी में और उनको जाके बता के आए कि सुबह हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, क्योंकि ये इख्तियारात का इस्तेमाल जो था सवाबदीदी वो हम ख़त्म करने लगे हैं। आपको जहन में रखना चाहिए कि सवाबदीदी इख्तियारात जो आइन में आए वो आए थे जनरल ज़िया उल हक ने डाले थे, और इस 13वीं तरमीम में, जिसमें यानी 8वीं तरमीम खत्म की जनरल ज़िया उल हक वाली, उसमें वो तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस मिले, मुकन्ना को। हर चीज में रगड़ा देना अच्छा नहीं होता। और जब दोनों ने पास की, चूंकि दोनों पार्टियां मिल गई थी, कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुई और इख्तियारात वापस ले लिए। वो जो हमले की बात कर रहे हैं, यही दुख फारूक लगारी को था और मरहूम सजाद अली शाह और मरहूम फारूक लगारी को था। ये दोनों मिल गए, दोनों ने पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश की, दोनों 58(2) बहाल करना चाह रहे थे और घर से फैसला लिख के आए थे। मैं मौके पे मौजूद था जिस दिन सजाद अली शाह ने कहा कि रिस्टोर रिस्टोर रिस्टोर, और एक बंदे ने कहा मैं जनाब दरखास्त लिख के लाया हूं, उसका हाथ आज भी आप फैसला उठाएं, हाथ से नाम लिखा हुआ है। उन्होंने रिस्टोर कहा, वहां से 3 बंदे भागे, हम भी जर्नलिस्ट वहां से गए। उस वक्त टीवी का जमाना नहीं था कि प्राइवेट चैनल हो, वहां बाकी 9 रुकन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि ये उन्होंने रिस्टोर कर दिया, तो उन्होंने कहा सस्पेंडेड सस्पेंडेड सस्पेंडेड, और उसके नतीजे में फारूक लगारी भी घर गए और फिर सजाद अली शाह जाना पड़ा। हमारी इतनी अच्छी तारीख नहीं है कि हम हर चीज को एकदम कह दें कि अगर पार्लियामेंट जो भी कानून बना रही है वो गलत है। जब आपके इदारे अपने इख्तियार से आगे जाएंगे तो पार्लियामेंट को काम करना पड़ेगा। और हमला कर देंगे। अब बरेलवी साहब, यू कैन, आपने सुन ली बात, अब यू कैन प्लीज रिस्पॉन्ड। राना साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं बरेलवी साहब से चाहूंगा कि इसको रिस्पॉन्ड कर दें। जी बरेलवी। नहीं तो ये जो शरीफों ने जो हमला किया इसको जायज करार दे रहे हैं? यानी सर, जायज तो नहीं करार दे रहे, उन तो एक तारीख बताइए। आप अपना पॉइंट सर रखें। हमले को आप जायज करार दे रहे हैं? साजिश करें तो लोगों को फिर वो जो जज्बात की कहानी आती है ना, जिसकी आप हमायत करते हैं, आप पाकिस्तान के आइन को चलने ही नहीं देना चाह रहे। आप सदर और चीफ जस्टिस मिल गए हैं कि मैं तो 58(2) भी तुम्हें दूंगा, चूंकि ये नवाज शरीफ है, इसकी मेरी लड़ाई हो चुकी हुई है, इसको घर भेजना है। आप क्या करेंगे उसमें? आप आइन और कानून के रास्ते में चीफ जस्टिस आते थे, क्या करेंगे उस वक्त? आप जवाब दें या ना? राणा साहब, बरेलवी साहब कह रहे हैं हमला करें, होती तो हमला कर देते। आप उसमें नहीं, आप उसमें 13वीं तरमीम को गलत नहीं करार दे सकते। यदि उन्होंने 13वीं तरमीम कर दी, क्यों? जनरल ज़िया उल हक सारे आइन में घुसे हुए थे, निकाल दिया बाहर, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट फौज है जो हमला करेगी, फौज तो हमला करती रही है। उन्होंने आइन के अंदर दोबारा सारा कुछ आइन डाल पर दिया। हमला और पार्लियामेंट, अच्छा राना साहब, इन्होंने क्या गलत किया? पार्टी को देंगे कि वो हमला करे? राना साहब जरा आप सुन लें, बरेलवी साहब की बात सुन लेते हैं। बरेलवी साहब, आप अपना पूरा पॉइंट रखें, फिर मैं आगे बढ़। ये कह रहा था, अगर वो डिसएग्री कर रहे थे, जिस तरीके से फौज बार बार आके जो है तख्ता पलट देती थी, तो आप इनका पॉलिटिकल पार्टी को देंगे कि वो हमला करें। और आज भी अगर इनकी 2/3 मेजोरिटी होती और ये पास कराने देते तो हमला करने से भी बाज नहीं आते। आप हमला करेंगे क्या इदारों पे?
नहीं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बरेलवी साहब एक बेहतरीन सिचुएशन तो ये होनी चाहिए ना कि हर इदारा अपनी अपनी हदूद को युद्ध में काम करे। हम देखते हैं ना कि मुख्तलिफ इदारे अपनी हदूद से भी तो तजावज़ करते हुए हमें नजर आते हैं। किसी को भी नहीं हदूद से तजावज़ करना चाहिए। हमले की भी कोई बात नहीं कर रहा, हिमायत नहीं कर रहा, जो माजी में हुआ उसको भी कंडेम कर रहे हैं। राना साहब प्लीज। जी जी बरेलवी साहब, मेरा तो पॉइंट ही यही है कि किसी को बड़ा होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई इदारा जितनी मर्जी माजी की मिसाल उठा के ले आए, अगर हम रजीम चेंज 14 से धरने शुरू करा के लेके आए और आज तक लेके आए, तो ये एक तरफ से मिलिट्री की तरफ से इंटरवेंशन थी बराह रास्त पॉलिटिकल सिस्टम में। आज अगर फौज ये बार बार कह रही है कि हम सुप्रीमेसी के लिए आए आपकी, तो सियासतदानों को भी रास्ता देना चाहिए, अदलिया को भी देना चाहिए। बिल्कुल, मैं जरा नवीद हयात साहब की जानिब बढ़ूंगा। मैं ऐसा राना साहब पॉइंट आ गया, उसका सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद। साहब क्या कहेंगे आप, जो इस वक्त दोनों पॉइंट रेज हुए, जो राना साहब ने भी उठाया, बरेलवी साहब का भी पॉइंट अपनी जगह पर। जी नवीद साहब। ये तो इत्तफाक करूंगा सर। देखिए, बदकिस्मती की बात है कि माजी तो हमारे में से किसी का भी शानदार नहीं रहा। माजी अगर सियासतदानों का देखें तो वो भी शानदार नहीं रहा, किसी भी जमात का देखें तो वो भी शानदार नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट का देखें तो वो भी वही बात है कि हम वर्दी में जनाब उनको मुंतखब करते रहे और उनको जायज़ करार देते रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हकीकत है और ये अपनी जगह पे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना कि अब हम माजी से सबक सीखे, हमने आगे बढ़ना है। अब हम बजाय ये कि माजी से सबक सीखें कि माजी में ये गलतियां हुई हैं और अब हमने इन गलतियों को नहीं दोहराना। अब हमने आगे जाना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करना है। लेकिन बजाय ये कि माजी की गलतियों से सबक सीखे आगे बढ़ने के, हम माजी से भी 2 हाथ आगे बढ़कर जो तीनों हमारे मुल्क के अहम इदारे हैं, बल्कि सतून है मुल्क के, जो अदलिया है, जो मुकन्ना है, जो एग्जेक्टिव्स है, वो हम आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, ऑनरेबल जनाब जो अदलिया है वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। उसके बाद जब एग्जेक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तो एग्जेक्टिव उस पर अमल दरामद नहीं करती है। ये क्या सूरत हाल है? ये यही सूरत हाल है कि ये तीनों इदारे अपने जो है एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं। हालांकि ये जब तक ये इदारे एक दूसरे के हदूद में मुदाखलत किए बगैर अपना अपना काम करना शुरू करेंगे तो तब भी तो बेहतरी आएगी। लेकिन हम हर दौर में यही करते रहे हैं कि हम एक दूसरे के जो है हदूद में जाके मुदाखलत करते रहें, तो इस दफ़ा भी यही हो रहा है। तो मैं तो हमेशा यही है कि एक कंसर्न पाकिस्तानी होने के नाते मैं हर जगह यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको अब जिम्मेदारी के साथ ये सोचना चाहिए, और ज़्यादातर जिम्मेदार देखें पार्लियामान सुप्रीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामान को जो पार्लियामेंट है आवाम जो है मुंतखब करके भेजती है, और जो अवाम है अपना जो इख्तियार है वो अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, पार्लियामेंट चलने देंगे तो उनकी छांटी होगी। एक दफ़ा अगर कोई बुरा आ गया तो शायद अगली दफ़ा अवाम देखेगी, उसको निकाल देगी, अच्छा आदमी ले आएगी। ना हम पार्लियामेंट को चलने देते हैं, जब थोड़ा सा 1 या 2 टेनोर होते हैं उसके बाद फिर इसी तरह की सूरत हाल हो जाती है, और फिर हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, मैंने जैसे कहा कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो हम मुल्क को तो आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे। इसमें अब क्या कहें कि किसकी गलती है? ये तमाम लोग बराबर के कसूरवार हैं। तो इन सब से हाथ जोड़ के यही इस्तदा की जाती है कि हर जो इदारा है अपनी अपनी हदूद में रह के काम करे, और अपनी अपनी जगह पार्लियामान का काम है कानून साजी करे, वो कानून साजी करे। अदलिया का काम है उस कानून साजी से रिलेटेड अगर कोई मुकदमात आते हैं उनका फैसला करे, और इसी तरह एग्जेक्टिव का काम है कि वो जो है मुल्क में जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की उनको बेहतर करे, अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं उन पे अमल दरामद कराए। जब तक हम एक दूसरे के हदूद में काम मुदाखलत करना छोड़ेंगे नहीं तब तक बेहतरी नहीं आएगी। ये तो सर आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर छोड़ दी जाए। मैं बरेलवी साहब से एक चीज़ जानना चाहूँगा। बरेलवी साहब, आपने जिस माजी का हवाला दिया वो 90 की दहाई की अगर हम बात करें, या हम माजी करीब की बात कर लेते हैं, जब इन 2 जमातों से हट के एक नई जमात पर सर इक़्तिदार आई, तो उसमें बज़ाहिर तो हमें ये लगा कि बड़ा आइडियल रिलेशन है, इदारे बड़े ठीक चल रहे हैं। वो इस आला अदलिया से इमरान खान साहब सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट लेकर आए थे, और फिर
इस फ़ौज के साथ आइडियल ताल्लुकात की बात करते थे जब तक वो निकाले नहीं गए वज़ीर आज़म हाउस से, तब तक वो यही बात करते थे। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं नज़र आई, वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना नहीं नज़र आया, वो हमें कानून साजी नहीं नज़र आई। तब भी आइन के साथ क्या किया गया, जो पार्लियामान इज़ द राइट फोरम, वहाँ पर कानून साजियाँ नहीं की गई बल्कि सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया तमाम मामलात के लिए। तो ये 90 की दहाई से शुरू हो के माजी करीब तक, ये अब से 1 साल पहले तक भी हम देखें। अब आप तो कहेंगे 90 नहीं, असल में 70 की दहाई में हुआ। आपने अक्सरियत को नहीं माना और वही जो वेस्ट पाकिस्तान की असेंबली को कौमी असेंबली बनाया और 16 अरकान की उसका अपोजिशन, और कौन बिलिंजो, वली खां, मुफ्ती महमूद जैसे पाए के लोग। फिर मैं वो कह रहा हूँ, अगर उस वक्त ये ना करते कि वो जो तरामीम पास करने के लिए उन्हें बाहर ना फेंकते, फिर आपको याद होगा कि नेशनल पार्टी पर गद्दारी का इल्जाम लगा, पे पाबंदी लगी, एक ट्रिब्यूनल बना। उस ट्रिब्यूनल के तहत जनाब मैं जा चुका हूँ, 8 पाठकों के अंदर जेल लगती थी, अदालत लगती थी। जस्टिस किस्पाई के वहाँ कुसूदी और बख्तियार होते थे। तो आपने तो ये किया है कि हमारी यहाँ तो इब्तदा शुरू हुई है कि आपने मेजॉरिटी की बुनियाद पर, और 5 साल तक जो है वो जेलों में रहे, और जब रिहा हुए तो वो सब बेवतन हो गए, ज़िया-उल-हक के हामी हो गए, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए। यहाँ से जब आपकी तारीख शुरू होगी, ये थी पार्लियामेंट आपकी, जो आप कहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है, तो बालादस्त पार्लियामेंट ने ये किया जिसको हमने भुगता। फिर जो 90 की दहाई पार्लियामेंट की बालादस्ती का ये हुआ, तो आप ये कैसे निकाल देंगे तारीख से और अपने पूरी प्रूव करते हुए? नहीं निकाल सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने तो कहा ये हालिया तारीख तक भी अगर हम आ जाएं, जो ये बिल्कुल हालिया चंद सालों की बात है, हर दौर में एक नया मजाक हुआ है ना सर। अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है बरेलवी साहब? आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। ये जो पुराने लोग हैं, ये पुरानी इनकी रिवायत है, ये तो अपनी बादशाह देख रहे हैं, ये तो जमहूरियत के नाम पर, ये तो अपने दादा का इनके हक था, ये तो आल औलाद इनके बेटे का हक हो गया, ये तीसरी जनरेशन चाहती है पावर इक़्तिदार में रहे। ये तो दूसरी सियासत चल रही है ना आपके यहाँ, चूंकि ये अपनी जो माल इसमें सब शामिल हैं, किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, इसमें तो नहीं चलेगा ना। आप जिस तरीके जो सिस्टम चला रहे हैं वही ये पुरानी मैंने कहा रवायत अभी जारी है। हमें तो, मुझे तो और ज्यादा भयानक सूरत हाल नजर आ रही है। और अल्लाह, ये बहरहाल एक ही इदारा है फौज का, जो हम कहते थे जो सिक्योरिटी का था और जिस पर इत्तफाक हो जाता था, इवन मार्शल्ला भी आता था तो लोग मिठाई बांटते थे। वो दोनों बार यही हुआ, ज़िया-उल-हक के आने पे भी मिठाई तकसीम हुई, मुशर्रफ के आने पे भी तकसीम हुई। खैर हमने फिर नतीजा भी भुगता। खुदा न करे वो वक्त आएगा मिठाई बांट रहे हो अब दोबारा कोई इस महीने अगले महीने, लेकिन जहाँ हालात उधर ही रहे, जहाँ हालात उधर ही रहे हैं इस महीने या अगले महीने। राना साहब, सर टू सम इट अप, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या हालात वाकई इस तरफ जा रहे हैं कि ये फिर कोई मतलब अब मिठाई बांटी जाएगी या नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी तीसरी कुव्वत के रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं? लेकिन जब पार्लिमानी कुव्वत हो, अदालती हो और आपस में इंतजामिया, तीन है ना बेसिकली। फौज को तो क्योंकि वो उनके पास जोर है इसलिए गिना जाता है, वरना तो इंतजामिया, मुकन्नना और अदलिया, जब ये तीनों आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते तो चले फौजी को बुला लें, क्योंकि पाकिस्तान की वो भी हकीकत है, उसे भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप बातचीत का रास्ता नहीं बनाएंगे तो फिर जिसके हाथ में जोर होगा ना, फैसला उसका चलेगा। आप देख लें, वो जिस पे मुजाहिद साहब बार बार मुझे वो हमले की बात पूछ रहे थे, मैं इनसे बार बार सिर्फ यही बात करता हूँ कि जब सदर और चीफ जस्टिस साजिश पे आ जाएं पाकिस्तान के इदारों पे आइन के बारे में कि हमें सिर्फ अपनी मर्जी करनी है, तो फिर जवाब कहीं ना कहीं से किसी सूरत में निकलेगा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की उस स्पीच पे उन्हें बुलाया जो उन्होंने असम्बली में की, वो चले गए। अली जफर के वालिद एसएम जफर ने एक भारी खतीर रकम लेके 4 लाइनें लिख के दी, जिसमें वज़ीर आज़म की तरफ से एक तयशुदा बातचीत थी। जनरल जहांगीर करामत थे, उसमें फारूक लगारी थे, सजाद अली शाह थे कि ये अफसोस का इजहार करेंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, उन्होंने शोका दौर शुरू कर दिया। मतलब बात चलने में नहीं आ रही थी। आज क्या हो रहा है? उस वक्त फिर क्या हुआ था? उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा आर्टिकल 190 के तहत कि हमारी हेल्प को आए, और आर्मी चीफ ने वो खत भेज दिया वज़ारत दिफा को। फिर उसके बाद सारी तारीख ही पड़ी हुई है, सारे के सारे घरों को रवाना हो गए और जमहूरियत आगे चल पड़ी। आपको और हमें तारीख ये सबक सिखाती है, जब अगर हम बहस या तजिया करते हैं तो हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए इस तरह का कि आप एक पार्टी के साथ हो जाएं, दूसरा दूसरी पार्टी के साथ हो जाए, फिर इदारे आपस में बाहम दस्ते गिरेबा हों, तो फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर आप इमरजेंसी कहेंगे, फिर आप कहेंगे अजीज़ वतनों, फिर सब कुछ होगा। अगर आपको वो बार बार पार्लियामान में आके कह रहे हैं कि हमारा इदारा ये समझता था कि हम सबसे सुपर हैं, बाकी सब नीचे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आइन वो बाइंडिंग फोर्स है जो हम सबको लेके चलता है और पार्लियामान में सुपरमेसी है, फिर लोगों का वोट है उस पर। जो लोग यहाँ से रिजाइन करके गए उनको किसने फोर्स किया था कि वो रिजाइन करें? तो
अब बातचीत का रास्ता आप बैठ के अगले इलेक्शन की कोई डेट इत्तेफाक राय से ले लें, जनरल इलेक्शन करा लें, ये अलग अलग तो मुझे होते हुए नजर। पॉइंट वेल टेकन जी। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुफ्तगू आपने सुनी, वे फॉरवर्ड बड़ा ज़रूरी है, आगे का रास्ता, और वो आगे का रास्ता बज़ाहिर किसी को इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह इदारों के दस्तगिरबा होने की बात है, सूरत तकरीबन ऐसी है। बेशक शायद हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कभी करें या ना करें, लेकिन इस वक्त मामलात इसी सिमत पे। उम्मीद करते हैं आने वाला हफ्ता बेहतर व फाहम तफहीम से चीज़ें आगे बढ़ें और तमाम स्टेक होल्डर्स कोई दरमियानी रास्ता निकालें जिसमें सबके लिए बेहतरी हो, बल्कि सबसे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त।